पीएम नरेंद्र मोदी ने आज महाराष्ट्र में चुनावी बिगुल फूंक दिया है और धुले और नासिक में पीएम मोदी ने रैलियां करके विपक्ष पर जोरदार प्रहार भी किया है। पीएम मोदी ने धुले में फिर से दोहराया है कि हम एक रहेंगे तभी सेफ रहेंगे। वहीं नासिक में पीएम मोदी ने ओबीसी के बहाने कांग्रेस को घेरा। उधर कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी कह रहे हैं कि बीजेपी नफरत फैलाना बंद करे। प्रधानमंत्री मोदी आज धुले और नासिक की रैलियों में जमकर गरजे और विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा। अपनी दोनों रैलियों में प्रधानमंत्री मोदी ने एकजुटता का नारा दोहराया और कहा कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, जिस पर विपक्ष ने भी पलटवार किया। अलग अलग जातियों में टूटने से आप सोचिए कमजोर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। एक है तो हमें एकजुट रहकर कांग्रेस के खतरनाक खेल को नाकाम करना है और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ते रहना है। साथियों, आजादी के बाद महात्मा गांधी कांग्रेस को खत्म करना चाहते थे। उन्होंने कहा था अब आजादी मिल गई, कांग्रेस को बिखेर दो। उन्हें कांग्रेस को लगने वाली बीमारी का अंदाजा था। जहां विभाजन की आग है, वहां जड़ में कांग्रेस का देश विरोधी राग है। देखिए, ये खेल उनका पुराना हो चुका है। ये खेल महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। ये खेल लोकसभा चुनाव में भी नहीं चला। इस राज्य में ना कोई बटेगा ना कटेगा। बटेंगे तो आप लोग। बात ऐसी है कि ये बीजेपी वाले खुद बटे हुए हैं। ये बीजेपी वाले खुद बटे हुए हैं। दूसरों को बांटने की बात करते हैं, खुद बटे हैं। योगी आदित्यनाथ मुंबई आने वाले हैं तो उनके नाम से ये घोषणा लगी है बटेंगे कटेंगे बटेंगे कटेंगे। योगी जी को 4 भाई है, 4 भाई 40 साल में एक साथ नहीं मिले हैं कभी। कौन बटे हैं? योगी अपने माँ बाप को नहीं मिल सकता है कभी जाकर। योगी जी, हाँ, उनके पिताजी का देहांत हो गया, योगी जी वहां नहीं गए। क्या बटने के बाद? अपना परिवार एक नहीं है। आपका परिवार बटा हुआ है सबका। मोदी जी का परिवार बटा हुआ है और आप क्या हमको बटेंगे कटेंगे की बात करते हो? सियासत बस इतनी है कि वोट बंट न जाए। कांग्रेस की कोशिश है कि बीजेपी के पक्ष में बहुसंख्यक वोटों का ध्रुवीकरण न होने पाए और बीजेपी को लगता है कि कांग्रेस के संविधान आरक्षण और जाति गिनती वाले दावों से फिर ओबीसी, एससी, एसटी वोट बैंक न बढ़ जाए। आदिवासी की पहचान, जनजातीय समाज की पहचान, शेड्यूल्ड ट्राइब की एकता, इसको तोड़ने में कांग्रेस लगी हुई है। आदिवासी जातियों की एकजुटता कांग्रेस को फूटी आंख नहीं सुहाती। कांग्रेस का एजेंडा है कि देश भर की आदिवासी जातियां आपस में लड़ती रहें, उनकी सामूहिक आदिवासी ताकत खत्म हो जाए। कांग्रेस ने जब धर्म के नाम पर ऐसे ही साजिशें रची थी तो देश का बंटवारा हो गया था। अब कांग्रेस एससी, एसटी, ओबीसी समाज की एक जाति को दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रही है। भारत के खिलाफ इससे बड़ी साजिश कोई और नहीं हो सकती। आप मुझे बता दो, कौन सी प्राइवेट यूनिवर्सिटी को आदिवासी चला रहा है? कौन सी प्राइवेट यूनिवर्सिटी को दलित चला रहा है? मुझे बता दो, नाम बता दो। ये बड़े बड़े जो अस्पताल है, अपोलो अस्पताल, ये सब जो है खुल रहे हैं, मुझे बता दो इसको इनमें से कौन सा है जिसका मालिक आदिवासी है, जिसका मालिक पिछड़े वर्ग का है, जिसका मालिक दलित है? आपको एक नहीं मिलेगा। पूरे देश में ढूंढ लो, एक नहीं मिलेगा। यह बात मैंने उठाई पार्लियामेंट में और कहते हैं राहुल गांधी देश को बांट रहा है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आर्टिकल 370 को लेकर चल रहे बवाल पर भी प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश को तोड़ना चाहती है।
जैसे ही कांग्रेस और इंडी गठजोड़ वालों का जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने का मौका मिला, वो फिर से कश्मीर को लेकर साजिशें करने लगे हैं। आपने टीवी पे देखा होगा, 2-3 दिन पहले जम्मू कश्मीर विधानसभा में जो कुछ हुआ आपने देखा होगा। कांग्रेस गठबंधन वहां फिर से आर्टिकल 370 लागू करने का प्रस्ताव पारित किया है। दोस्तों, क्या ये देश स्वीकार करेगा? थोड़ी हंसी आने लगी है प्रधानमंत्री जी पे और उनकी लाचारी और बेबसी, क्योंकि वो देख रहे हैं महाराष्ट्र में उनकी हार होने वाली है। यानी पाकिस्तान को खींच लाए। पाकिस्तान को कोई देशवासी नहीं पूछता है, वो प्रधानमंत्री उनको रोज दिन रात याद करते हैं। ये वही प्रधानमंत्री हैं जो बिना नौते के बिरयानी खाकर आए हैं। ये वही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सबसे पहला जो उनकी स्वेरिंग इन सेरेमनी थी, उन्होंने कहा अगर नवाज शरीफ मेरे बगल में नहीं होंगे तो मैं स्वेरिंग इन सेरेमनी नहीं करूंगा। वही प्रधानमंत्री है जिन्होंने शॉल भेजी थी उनकी मदर के लिए और साड़ी भी उनने वापस से भेजी थी। तो प्रधानमंत्री जी के दिन रात सपने में शायद आता होगा पाकिस्तान, देशवासियों के मन में नहीं है पाकिस्तान। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव जीतने के लिए महाविकास अघाड़ी और महायुति जमकर जोर लगा रहे हैं। मराठा आरक्षण से लेकर जातीय जनगणना, हर जिले में शिवाजी के मंदिर बनाने जैसे वादे करके जनता को रिझाने की कोशिशें जारी हैं। गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल ने भी आर्टिकल 370 को लेकर कांग्रेस और जम्मू कश्मीर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने का निर्णय संसद में पारित हुआ था, अब 370 दोबारा कभी लागू नहीं हो सकता। जम्मू कश्मीर की विधानसभा में इलेक्टेड सरकार जिन्होंने विकास के काम को अग्रिमता देनी चाहिए, उसके बजाय उन्होंने 370 की कलम लोकसभा के अंदर संपूर्ण बहुमति के साथ सारी चर्चाएं करने के बाद उसको पारित किया और 370 और 35 की कलम को नाबूद किया था। उसके कारण जम्मू कश्मीर में रहने वाले आदिवासी भाई बहन, दलित भाई बहन और मुस्लिम बेटियों को भी जो अधिकार प्राप्त नहीं होते थे वो अधिकार प्राप्त होने लगे। पूरे देश में आदिवासी भाई बहनों को, दलित भाई बहनों को जो रिजर्वेशन का अधिकार मिलता है वो भी 370 के कलम की वजह से नहीं मिल रहा था, वो भी मिलना उनको शुरू हुआ है। वहां के लोग 370 की कलम रद्द होने के बाद मुख्य प्रवाह में जुड़े हैं। 370 की कलम रद्द करने का प्रस्ताव इस संसद में बहुमति के साथ पारित हुआ है। एक विधानसभा जम्मू कश्मीर में अगर ठहराव लाए या पारित करने की कोशिश करे, उसकी वजह से 370 की कलम रद्द नहीं होती। और एक मैसेज देना चाहते हैं कि हमें पसंद नहीं है, हम आदिवासी भाई बहनों, दलित भाई बहनों, मुस्लिम बेटियों को अधिकार प्राप्त होने में उनको वो नई इच्छा नहीं रखते। इसकी वजह से कांग्रेस और एनसीपी मिलकर ऐसा ठहराव पारित करते हुए अपनी जो मन की उनकी इच्छा है वो भी आज प्रदर्शित हुई है। गुजरात सरकार ने चौथे राज्य वित्त आयोग का गठन कर दिया है और इसकी कमान बीजेपी नेता यमल व्यास को सौंपी गई है। यमल व्यास आज गुजरात वित्त आयोग के अध्यक्ष के तौर पर अपना पदभार संभाल चुके हैं। इस दौरान उन्होंने आज तक से खास बातचीत करके अपना पूरा एक्शन प्लान भी बताया है। सुनिए। गुजरात के चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष के तौर पे भाजपा के पूर्व प्रवक्ता यमल व्यास ने आज पदभार ग्रहण किया है। सीधा उनसे ही बात करते हैं कि कैसी उनकी भूमिका रहेगी और किस तरह से गुजरात के विकास के लिए वो आगे बात कर पाएंगे। यमल भाई, वित्त आयोग के अध्यक्ष आप बने हैं। वित्त आयोग की जो भूमिका होती है राज्य की वित्तीय स्थिति को लेकर, आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? किस तरह से वित्त आयोग जो है सरकार को और स्थानीय स्वराज की संस्था जो है उनको सहयोग या मदद कर पाएगा? हमारे जो दो मुख्य दायित्व दिए गए हैं वो है कि राज्य सरकार की जो टैक्स की इनकम है उसको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज, ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत, जिला पंचायत और नगरपालिका, महानगरपालिका, इन सब में कैसे किस फॉर्मूला के आधार पर और किस क्राइटेरिया के आधार पर डिस्ट्रीब्यूट की जाए, तो उसका एक हमको रिकमेंडेशन करना होता है। और दूसरी बात जो है कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज़ है वो सारे अपनी इनकम को
लोगों के ऊपर ज़्यादा बोझ न डालकर कैसे बढ़ा सके और अपने जो पैसे सरकार से मिल रहे हैं उनको उसका महत्तम विकास के लिए कैसे उपयोग किया जाए। तो ये पूरा अभ्यास करके हम राज्य सरकार को इसका रिपोर्ट देंगे। ये थे वित्त आयोग के अध्यक्ष यमल व्यास, जिन्होंने कहा कि वित्त आयोग का जो काम है वो सरकार को सलाह देना तो है, पर साथ ही जो लोकल बॉडी गवर्नमेंट्स है वहाँ पे लोकल बॉडीज़ में जिस तरह से वित्तीय व्यवस्थापन है उसको ज़्यादा मजबूत करना और वो जो पैसा है वो लोगों के विकास के लिए हो, उस पर पूरा फोकस आने वाले दिनों में रहेगा। गांधीनगर से कैमरामैन साजिद आलम के साथ ब्रिजेश दोषी, आज तक। अब आपको लिए चलते हैं गुजरात के वड़ताल, जहां पर श्री लक्ष्मीनारायण देव के दूसरे शताब्दी महोत्सव का भव्य शुभारंभ हुआ है। इस मौके पर आस्था और उल्लास की अद्भुत तस्वीरें देखने को मिली हैं। महोत्सव की शुरुआत पोथी और कलश यात्रा से की गई, जिसमें हजारों श्रद्धालु पूरी आस्था के साथ शामिल हुए। 9 दिनों के इस महाउत्सव में देश विदेश से 25 लाख श्रद्धालु शामिल होंगे। गुजरात में खेड़ा जिले के वड़ताल में श्री लक्ष्मी नारायण देव द्विशताब्दी महोत्सव का शुभारंभ पूरी भव्यता और दिव्यता के साथ हुआ। पारंपरिक संस्कारों के साथ शंखनाद हुआ और महोत्सव की रंगारंग शुरुआत हुई। महोत्सव की शुरुआत बेलेटवा चौक से महोत्सव परिसर तक की पोथी और कलश यात्रा से हुई। इसमें हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। 10,000 महिला भक्तों ने सिर पर कलश और पोथी के साथ यात्रा में भाग लिया। इस यात्रा में घोड़े, बग्घी, हाथी, कई संगीत बैंड, भजन मंडलियां और सजे हुए ट्रैक्टर शामिल हुए। पोथी और कलश यात्रा के बाद सभा मंडप में शंख बजाकर स्वागत नृत्य और दीप प्रज्वलन कर महोत्सव का शुभारंभ किया गया और इसके बाद शुरुआत हुई पूजा पाठ की। वड़ताल में स्वामी नारायण मंदिर है। मंदिर में लक्ष्मी नारायण देव, श्री हरिकृष्ण महाराज, श्री राधा कृष्ण देव की प्राण प्रतिष्ठा के 200 साल पूरे हो गए हैं। इसी मौके पर लक्ष्मी नारायण देव द्विशताब्दी महोत्सव मनाया जा रहा है। स्वामी नारायण द्वारा स्थापित श्री लक्ष्मी नारायण देव की प्रतिमा प्रतिष्ठा को 200 साल हुए हैं और सर्व जीव हितावह यह उत्सव है, जिसका नाम द्विशताब्दी महामहोत्सव है। आज द्विशताब्दी महोत्सव का भव्य शोभा यात्रा और उद्घाटन के माध्यम से शुरुआत हो गई है और 9 दिन चलने वाला ये महोत्सव अनेकों जीवों को कल्याणकारी रहेगा। देश विदेश में रहने वाले स्वामी नारायण संप्रदाय के लाखों भक्त महोत्सव में शामिल हो रहे हैं। लक्ष्मी नारायण देव द्विशताब्दी महोत्सव में आस्था, परंपरा और संस्कृति के समागम की ऐसी अद्भुत तस्वीरें 15 नवंबर तक आती रहेंगी। का जो कथा मंडाल है वो है और उसके बाद यहाँ पर प्रदर्शनी 55 बीघा जमीन में बनाई गई है। उसका दर्शन भी हमें संस्कृति और संस्कार और युवा पीढ़ी को एक अच्छे राह पर ले जाने वाली है और यज्ञशाला में 108 कुंडी यज्ञ हो रहा है। वड़ताल धाम में देश विदेश से श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। अभी तो ये शुरुआत है। अनुमान है कि देश विदेश से 25 लाख श्रद्धालु इसमें शामिल होने के लिए आएंगे। इस दौरान यहाँ कई धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा। नामदार है, मैं यूएसए से आया हूँ, वहाँ नॉर्दर्न वर्जीनिया में रहता हूँ और मैं और मेरी पत्नी दोनों इस प्रसंग में आए हैं। मगर ये सारा सेटअप जो बनाया है बहुत मस्त है। वॉलंटियर्स ने बहुत टाइम दिया है, बहुत पसीना दिया है और हम एनआरआई के लिए बहुत गुड फैसिलिटीज, वी आर रियली एंजॉयिंग इट। ऐतिहासिक महोत्सव के लिए 800 बीघा जमीन पर विशेष तैयारी की गई है। जगह जगह पंडाल और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। महोत्सव में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री से लेकर मंत्रियों, विधायकों, फिल्म अभिनेताओं समेत कई मशहूर हस्तियों को आमंत्रित भी किया गया है। वड़ताल से हेताली शाह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। गुजरात में लाखों उत्तर भारतीयों ने छठ को धूमधाम से मनाया है। अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट समेत कई जिलों में छठ पूजा के लिए विशेष घाट तैयार किए गए थे। अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पर बनाए गए छठ घाट पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया गया। अहमदाबाद समेत पूरे गुजरात में छठ पूजा के लिए विशेष घाट तैयार किए गए हैं। अहमदाबाद की बात करें तो साबरमती रिवर फ्रंट, जो इंदिरा ब्रिज है उसके नीचे जो साबरमती रिवर फ्रंट आया हुआ है, उसके बिल्कुल नीचे की तरफ अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से विशेष घाट तैयार किया गया है। साबरमती नदी में लोग
सुबह सूर्य को अर्घ्य देने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। खास करके अहमदाबाद समेत पूरे गुजरात की बात करें तो लगभग 10 लाख से ज़्यादा जो उत्तरी क्षेत्र है, खास करके बिहार और यूपी के जो उत्तर पूर्वी इलाके के लोग हैं जो कि छठ पूजा करते हैं, वो लोग गुजरात के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं। अहमदाबाद की बात करें तो 2 लाख जितने लोग और सूरत में सबसे ज़्यादा लगभग 5 लाख जितने लोग बिहार के जो हैं वो गुजरात में रहते हैं। और छठ पूजा की जब बात आती है तो बड़ी संख्या में लोग छठ पूजा में शामिल होते हैं और छठ पूजा के लिए जो विशेष तैयारियां हैं वो नगर निगम की तरफ से की जाती है। अहमदाबाद का ये रिवर फ्रंट जहां पे बड़ी संख्या में लोग सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए पहुंचे हुए हैं और इसी प्रकार से तमाम जो तैयारियां हैं, खास करके कल की भी बात करें तो जो डूबते सूर्य को भी जब अर्घ्य दिया जाता है तब गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल खुद यहाँ पे मौजूद रहे थे, आरती भी उन्होंने की थी। हमारे साथ सोना सिंह राजपूत जी भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे किस प्रकार से पूरा आयोजन होता है, क्योंकि कल भी हमने देखा सीएम खुद मौजूद रहे थे, आज भी सुबह से बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे मौजूद हैं। खास करके बिहार के लिए ये बहुत ही बड़ा आस्था का केंद्र है, लेकिन अहमदाबाद में भी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे उगते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए पहुँचते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए, ये तो लोक आस्था का पर्व है और कल आपने जैसा देखा कि एक आरती यहाँ पे बहुत भव्य हुई, मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जिस आरती में उपस्थित हुए, तो ये पूरे उत्तर भारत का एक सबसे बड़ा पर्व है। और आज अभी आप नीचे देख रहे हैं, ये रात को 1 बजे से महिलाएं अंदर गई हैं पानी में, और जब तक सूर्य उगेगा नहीं, जब तक अर्घ नहीं लगेगा, जब तक महिलाएं निकलेगी नहीं। ये कार्यक्रम बहुत ही सुंदर और अच्छे से होता है। ये है 4 दिनों से ये पूरा जो एक प्रकार से कहें त्यौहार शुरू हो जाता है, क्योंकि हम जब गुजरात में हैं, अहमदाबाद में हैं और यहाँ की बात करते हैं तो दिवाली आता है, उसके बाद न्यू ईयर यहाँ पे शुरू होता है, बाद में लाभ पांचम के बाद सब धंधा रोजगार फिर से लोगों का शुरू होता है। ऐसा ही ये बिहार के लिए भी एक उत्सव है, बहुत ही बड़ी इसके पीछे मान्यताएँ भी हैं, लोग श्रद्धा और आस्था से इसमें व्रत भी रखते हैं। इसकी महिमा के बारे में भी थोड़ा समझाइए। ये पर्व जो है ये माता सीता और राम जी के ऊपर है। सतयुग में जब लंका दहन के बाद जब राम और सीता जब अयोध्या के लिए लौटे थे, तो बिहार के मुंगेर में इनकी पहली पूजा हुई थी, जो राजपाट के हिसाब यहाँ पे आना था। उसके बाद द्वापर में राजा कर्ण ने अपनी पूजा को भी किया था, ऐसा उल्लेख है। एक बार फिर आपको नीचे की तरफ की जो तस्वीरें हैं वो मेरे सहयोगी जयमीन को कहूँगा आपको दिखाएंगे, क्योंकि उगते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए बड़ी संख्या में तमाम उम्र के लोग, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हों, यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। अहमदाबाद का ये साबरमती नदी के किनारे आया हुआ रिवर फ्रंट, जहाँ पे नगर निगम की तरफ से विशेष तैयारियाँ लोग उगते सूर्य को अर्घ्य दे सके इसके लिए की भी हैं। और कल जब डूबते सूर्य को लोग अर्घ्य देने के लिए पहुँचे थे तब गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल खुद यहाँ पे मौजूद रहे थे, उन्होंने आरती की थी। और दिन प्रतिदिन अगर अहमदाबाद की बात करें तो लगातार यहाँ पे रिवर फ्रंट में जब छठ पूजा आती है तो जो सुविधाएं हैं उसमें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होती हुई दिखाई भी पड़ रही है। अगर गुजरात की बात करें तो लाखों की संख्या में, खास करके सूरत में सबसे ज़्यादा करीब 5 लाख जितने लोग छठ पूजा में शामिल होते हैं। अहमदाबाद की भी बात करें तो 2 लाख जितने लोग छठ पूजा में शामिल होते हैं। कैमरा पर्सन जयमीन व्यास के साथ अतुल तिवारी, आज तक, अहमदाबाद।